हेलो एवरीवन। तो आज हम समझेंगे कि जो सिविल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है या फिर इंडियन पिनल कोड है, वो तीनों किस तरीके से एक दूसरे से अलग है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन तीनों से किस तरीके से अलग है। तो हम समझेंगे वन बाय वन। ठीक है, क्या होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो किस तरीके से क्या होता है, वो किस तरीके से काम करता है, इंडियन पिनल कोड क्या होता है, उसकी कौन कौन सी धाराएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कौन कौन से हैं, और सीपीसी जिसको हम सिविल प्रोसीजर कोड कहते हैं उसमें किस किस लॉ की बात की गई। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीपीसी से। ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड से। सिविल प्रोसीजर कोड जो कि जिसमें कि सारे सिविल लॉ होते हैं, सिविल लॉ होते हैं और सिविल के जितने भी लॉज हैं वो सिविल प्रोसीजर कोड में आते हैं। ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड में हम सिविल लॉ देखते हैं। सिविल लॉ ऐसे लॉ जो कि जैसे कि हमारे नॉर्मली घर में यूज किए जाने वाले, जो कि जैसे घर में कोई लड़ाई वगैरह होगी, छोटे मोटे जो विवाद हैं, उन सबको कहाँ लिया जाता है, सिविल कोड में लिया जाता है। और किसके थ्रू, सिविल प्रोसीजर कोड के। सिविल प्रोसीजर कोड में अगर हम समझे तो इसकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे कि इसमें लॉ होते हैं, सिविल लॉ होते हैं। ठीक है, सिविल लॉज जिसमें कि प्रॉपर्टी लॉस आते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी रिलेटेड, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद हो गया तो वो कहां जाएगा, वो सिविल कोड में जाएगा। किसके थ्रू, सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर का क्या मतलब, किस तरीके से उस जो भी हमारा जो लॉ होगा, लॉ के बेसिस पर किस तरीके से जो प्रोसीजर होगा उसको जो आपको दंड दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी की प्रॉपर्टी को हड़पते हो या फिर घर में कुछ ऐसा करते हो कि अपने घर में मारपीट करते हो या कुछ भी करते हो, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, आपको दंड दिया जाएगा। किसके थ्रू, वो प्रोसीजर होगा और वो प्रोसीजर क्या होगा, सिविल कोड में जो प्रोसीजर चलेगा उसको हम बोलते हैं सिविल प्रोसीजर कोड। तो सिविल प्रोसीजर कोड क्या, जो सिविल कोड में चलने वाला जो प्रोसीजर होगा, आपको दंड दिया जाएगा उस जो भी अपना घटना की होगी या फिर अपने किसी की प्रॉपर्टी को हड़पाया है। ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी को लिया हुआ है, जबरन किसी की प्रॉपर्टी पर आपका कब्जा है, या फिर एक और इसमें आता है कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने मान लो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट किया आपने, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि मैं 20 लाख रुपए में आपको 4 साल तक आपकी कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट से मुकर जाता हूँ, तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा सिविल कोड में। किसके थ्रू, सिविल प्रोसीजर कोड। आपको जो प्रोसीजर उस पर लगेगा, जिस प्रोसीजर के थ्रू आपको दंड मिलेगा, उसको हम कहते हैं सिविल प्रोसीजर कोड। उसी के बाद हम देखते हैं जैसे कि हिंदू पर्सनल लॉ है। हिंदू पर्सनल लॉ, जैसे कि हिंदू पर्सनल लॉ में 1955 का जो मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, उसकी बात की गई है। हिंदू प्रोसीजर, हिंदू पर्सनल लॉ। ठीक है, और जिसमें जैसे कि मैरिज एक्ट आ गया 1955 की, किस तरीके से जो हिंदुओं में मैरिज होती है। ठीक है, और किस तरीके से जो कि मैरिज होती है, किस तरीके से उनका जो डिवोर्स है, उन सब चीजों की चर्चा, क्या कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, मंदिर में किस तरीके से प्रवेश करना है, इन सब की चर्चा जो भी हिंदुओं के अकॉर्डिंग जो भी लॉज हैं, उनके शादियों के लॉज हैं, जैसे कि डेथ के लॉज हैं, कुछ उनकी प्रॉपर्टी से कुछ लॉज हैं, सबकी चर्चा किसमें, हिंदू पर्सनल लॉ में उनकी चर्चा है। देन हमारे पास आता है एक और मुस्लिम पर्सनल लॉ। मुस्लिम पर्सनल लॉ में जैसे कि पहले 3 तलाक था जिसको कि एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, एबॉलिश किया गया कब, 2019 में जुलाई 31 को, और 1 अगस्त के बाद जो कि 3 तलाक, जो ट्रिपल तलाक है उसको खत्म कर दिया गया, टोटली इसको खत्म कर दिया गया। वो किस मतलब है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में। मुस्लिम पर्सनल लॉ में जैसे कि एक और चीज आती है, जैसे कि आप सुअर का मांस नहीं खा सकते, और सुअर का मांस खाते तो आप एज ए मुस्लिम नहीं हो। देन आप शराब नहीं पी सकते। जो इंसान अल्कोहल पीता है वो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग वो रियलिटी में एक मुस्लिम नहीं है। सो आजकल वैसे चलता तो नहीं है, जितने भी मुस्लिम है, सभी नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत सारे जितने मैं अपने आगे पीछे देखता हूँ, अपने नेबरहुड में देखता हूँ, वो सब जो है वो ड्रिंक करते हैं। सुअर का नहीं मुझे पता कि वो उसका मांस खाते हैं कि नहीं, बट हाँ ड्रिंक तो करते हैं। तो जबकि वो बातें करते हैं बड़ी बड़ी कि हम असली मुस्लिम हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन रियलिटी में वो भी तो करते हैं। तो ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, इसमें बात की गई है कि जो मुस्लिम है वो दारू ना पीते हो, जहाँ सुअरगम में जो मांस है वो ना खाते हो, और इसमें ट्रिपल तलाक की बात हुई थी जिसको कि कैंसिल कर दिया गया। हिंदू पर्सनल लॉ में जो हिंदू मैरिज एक्ट है, वैसे और एक्ट है, ठीक है, उनकी बात की गई है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बात करी मैंने, प्रॉपर्टी लॉ, और इन सबसे रिलेटेड जितने भी लॉज होंगे वो कहाँ पे लेके जाएंगे। अगर आपको इन सब चीजों की कुछ भी इश्यूज हैं तो आप जाओगे सिविल कोड में, और सिविल कोड में इन पे जो केस चलेगा उसको हम कहते हैं सिविल प्रोसीजर कोड। जो उससे जो कोर्ट है वो एक लॉ को फॉलो करेगा, वो भी एक प्रोसीजर को फॉलो करेगा। वन वन की पहले ये चीज होगी, फिर दूसरे नंबर ये पहले किस किस की जो उनकी बातें सुनी जाएंगी, फिर उसमें कौन सा एक्ट लिया जाएगा, उसमें उनको क्या सजा दी जाएगी। सजा तो नहीं होती इसमें, जैसे जेल वगैरह तो सिविल कोड में नहीं दी जाती, बट हाँ पेनल्टी जरूर दी जाती है। सो सिविल जो लॉज है इनके लिए क्या होता है, पेनल्टी होती है। जैसे कि आपने किसी का वो करा है, क्या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है या प्रॉपर्टी का लॉस किया है, तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी और आपके लिए टाइम दिया जाएगा, इतने टाइम आपको वो पेनल्टी भरनी होती है। सो वो किसके थ्रू, एक प्रोसीजर होगा पूरा, और उस प्रोसीजर को हम कहते हैं, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड में हम सिविल लॉ जितने भी हैं उनको देखते हैं। देन हम देखते हैं एक और चीज आती है, इसको हिंदी में दीवानी भी कहते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड को दीवानी कहते हैं, दीवानी मुकदमा। आपने बहुत बार सुना होगा, जब आप हिस्ट्री वो पढ़ते हैं तो दीवानी मुकदमा हुआ करता था अकबर उनके टाइम में। ठीक है, तो दीवानी मुकदमा जो है
उसको कहते हैं सिविल प्रोसीजर कोड। उसके बाद हम एक और देखते हैं, वो है इंडियन पिनल कोड। ठीक है, इंडियन पिनल जिसको आईपीसी कहते हैं, आईपीसी की धाराएं, इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड में जो मेनली चर्चा है वो किसकी है कि कौन सा जो अपराध है, ठीक है, जो अपराध आपने करा वो कौन सा अपराध है और उसके हिसाब से आपको कौन सा दंड मिलेगा। ये प्रोसीजर की बात नहीं करेगा कि कौन कौन सा प्रोसीजर फॉलो होगा, ये बात करेगा किस चीज की कि जो आपने अपराध करा है उस अपराध के लिए आपको कौन सी सजा दी जाएगी, किस तरीके से आपको जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तारी किस तरीके से आपकी होगी, और गिरफ्तारी होने के बाद जो आपको कोर्ट सजा सुनाएगा वो सजा किस अकॉर्डिंग होगी। जैसे कि इसमें क्या होता है, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में वो देखेंगे कि वो उनसे अलग कैसे, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज पढ़ते हैं आर्टिकल्स। सेम हम क्या करते हैं, आईपीसी में कुछ सेक्शंस होती हैं जिनको हम धाराएं कहते हैं, सेक्शंस होते हैं जिन्हें हिंदी में धाराएं कहते हैं। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं दंड संहिता। ठीक है, अगर हिंदी में इसको आईपीसी को समझे तो हिंदी में इसको कहते हैं दंड संहिता और सेक्शन को कहते हैं धाराएं। सो जो धाराएं होती है इसमें टोटल जो है वो 512 धाराएं हैं। ठीक है, 512 इसमें धाराएं सेक्शंस हैं। और आईपीसी का जो गठन है वो पहली बार जो हमारी फर्स्ट कमीशन थी जो 1834 में, 1834 जिसके हेड थे मैकॉले जो हेड थे, उन्होंने इसके लिए चर्चा की, पहली बार जो चर्चा हुई आईपीसी की, और इसके लिए एक बिल जो है ड्राफ्ट बनाया, ड्राफ्ट जो तैयार हुआ वो 1934 में, फर्स्ट जो लॉ कमीशन था उसके द्वारा। देन जो पहली बार जो आईपीसी जो कि काम में आया, ठीक है, कब आया 1860 में। 1860 के बाद आईपीसी जो है, आईपीसी की जो धाराएं हैं वो लागू हुई। ठीक है, लागू हुई कब 1860 को, फर्स्ट जो लॉ कमीशन था 1834 में, और लास्ट जो लॉ कमीशन जो हमारा लॉ कमीशन था वो 2019 में था, लास्ट जो था अगस्त 2019 में, जो कि बीसी चौहान के अंडर था। ठीक है, उसके हेड जो थे वो बीसी चौहान थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनके अंडर। सो फर्स्ट लॉ कमीशन ने इसका ड्राफ्ट तैयार करा और 1860 में इसको पारित किया गया, और आईपीसी तब से जो कि स्टार्ट हुआ। और इसमें टोटल 512 धाराएं हैं। इसका काम क्या है कि आपने जो अपराध करा है उसके लिए आपको किस तरीके से जो है आपको गिरफ्तार किया जाएगा और उसके लिए आपको क्या सजा दी जाएगी, उसकी चर्चा किसमें है, इंडियन पिनल कोड में। अब जैसे कि हम इसको कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल जैसे कि हम अगर बात करें तो 300 की बात करते हैं, इसका सेक्शन 300 धारा 300 की बात करते हैं, जिसमें की बात की है कि जो मर्डर होता है वो क्या होता है। जैसे कि आप कोई मर गया इंसान, तो जरूरी नहीं कि वो मर्डर ही हो, हर किसी का मर्डर नहीं होता, लेकिन अगर कहा जाए कि अगर मर्डर किया गया, उसकी जो मौत है वो हादसा नहीं, किसी के द्वारा मारा गया, तो 300 में उसकी चर्चा है, किसकी, मर्डर की चर्चा है, 300 में मर्डर की चर्चा है। ठीक है, सेम वही सेक्शन जो है 302 है, उसमें क्या पनिशमेंट दी जाएगी, अगर आपने मर्डर करा है तो मर्डर के लिए क्या पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, पनिशमेंट फॉर द मर्डर के लिए, फॉर मर्डर के लिए जो पनिशमेंट दी जाएगी। उसके बाद में जैसे हम इसके ऊपर धारा देखते हैं 307 में चर्चा है किस चीज की, जैसे कि अगर आप सुसाइड करते हो, सुसाइड की, ठीक है, जैसे 144 हम देखते हैं लॉकडाउन में हमने काफी सुना 144 धारा लगी है। 144 का ग्रुप नहीं बना सकते आप, चार पर्सन से ज्यादा अगर इकट्ठे होंगे तो आप 144 लग जाएगी। अगर आप 144 रहेगी तो किस तरीके से आपको गिरफ्तार किया जाएगा, उसके लिए आपको क्या सजा दी जाएगी। 307 में अगर आप सुसाइड करते हो तो बच गए, अगर सुसाइड कर लिया मर गए फिर तो ठीक है, अगर बच गए तो आपको उस पर भी सजा दी जाएगी। 302 में अगर आप कोई भी मर्डर करके आते हो, किसी की मृत्यु करके आते हो, किसी को मारते हो, देन आपको किस तरीके से गिरफ्तार किया जाएगा, उस पर आपको क्या सजा दी जाएगी। उम्र जो है वो कैद होगी, या फिर आपके लिए उसके लिए फांसी दी जाएगी। ठीक है, कुछ रेप्स वगैरह उनके लिए हैं। फिर जो आप विवाह करते हो उसके ऊपर अगर डिवोर्स के बिना करते हो, जैसे 495, ठीक है, उसकी चर्चा है 509 में, जैसे चर्चा है 512 की, तो किसकी टोटल धारा है 509 में, जैसे की चर्चा है कि अगर किसी की लड़की के साथ मिसबिहेव करते हो, ठीक है, उसके साथ बदतमीजी करते हो तो उसके लिए 509 है। 66 सेक्शन है, जैसे कि अगर आप किसी के फोटोज को वायरल करते हो बिना उसकी परमिशन के। सो उन धाराओं को आईपीसी को हम डिटेल में समझेंगे, एक वीडियो लेकर आएंगे टोटली, जिसमें कि कुछ धाराएं भी समझेंगे। ठीक है, फिलहाल आईपीसी को उतना समझे। 1834 में इसका ड्राफ्ट बना, 1860 में ये पहली बार काम में आया, और उसके बाद इसके 500 धाराएं थी, 512 धाराएं, जिसमें कि दंड संहिता में। ठीक है, और इसका क्या काम है कि किस तरीके से जो है वो गिरफ्तारी होगी और किस तरीके से जो क्रिमिनल है उसको पुनिश किया जाएगा। सो क्रिमिनल को किस तरीके से गिरफ्तार किया जाएगा और किस तरीके से उसको पुनिश किया जाएगा, मतलब उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, किस तरीके से नहीं, क्या उसको पनिशमेंट मिलेगी, इसकी चर्चा है इंडियन पिनल कोड में। देन उसके बाद हम देखते हैं एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं सीआरपीसी जिसको हम कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये सेम जैसे कि हमने देखा था कि सिविल कोड है, वैसे सेम ही होता है, वो होता है प्रोसीजर कोड, जिसमें कि जैसे हमने सिविल कोड में देखा था कि सिविल जो मैटर्स हैं उन पे कैसे प्रोसीजर चलाया जाएगा। सो प्रोसीजर जितना भी चलेगा वो चलेगा किसके बेसिस पर, सिविल कोड में देखा तो सिविल प्रोसीजर कोड के। वैसे ही अगर आपको क्रिमिनल हो, सिविल में होता है, आप मेन क्रिमिनल नहीं हो, आप छोटे मोटे जो काम है उनको क्रिमिनल में नहीं गिना। क्रिमिनल जैसे कि किसी ने रेप करा है, मर्डर किया है, किसी ने चोरी चकारी करी है, लोगों को मारा है,
उन लोगों को हम कहते हैं क्रिमिनल। और क्रिमिनल जो जब हम कोर्ट में जाते हैं तो क्रिमिनल प्रोसीजर इसको फॉलो किया था। गिरफ्तारी हुई, आपने किसी की हत्या करी और हत्या के बेसिस पर आपकी गिरफ्तारी हुई, वो भी पिनल कोड के हिसाब से, कि पिनल कोड हमें हक देता है कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो पनिशमेंट आपको दी जाएगी वो दी जाएगी किसके थ्रू, पिनल कोड की, जो पिनल कोड होगा कि आपको मृत्यु के लिए इतनी सजा दी जाएगी। बट उसके बीच में जो टाइम है जहां पे कि आपको वहां कोर्ट में लिया जाएगा, जैसे कि आप गीता पे, अगर आप किसी धर्म से हो तो गीता पे हाथ रखोगे, अगर मुस्लिम धर्म से हो तो आप कुरान पे हाथ रखोगे। वो एक प्रोसीजर है पूरा, किस तरीके से उसको पेश किया जाएगा, किस तरीके से उसको कोर्ट में लेके आया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में उस पर क्या अपडेट दी जाएगी, या फिर हाई कोर्ट में उस पर क्या कहा जाएगा, वो सारा का प्रोसीजर है। और उसकी चर्चा किसमें, सीआरपीसी में, जिसको हम कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पूरा हमें बताता है किस तरीके से आप उसको रिमांड में लेंगे। जैसे कि पुलिस को हक नहीं होता, जैसे कि पुलिस आपको एक बार जब कोर्ट में लेके आ गई तो पुलिस उसको फिर से रिमांड में नहीं ले सकती। वैसे आपको जितनी भी पूछताछ करनी है पुलिस को वो पहले ही कर ले, अगर उसको बाद में पूछताछ करनी है तो उसको एक प्रोसीजर होता है कि कोर्ट में जाए वो, और कोर्ट में जाके जो कि वहां के जज होंगे उनसे परमिशन ले कि हमें इनसे कुछ चीजें पूछनी है। और जो जुडिशरी कस्टडी मिलती है वो अधिक से अधिक 14 दिन की मिलती है। वैसे 14 दिन की भी नहीं मिलती, बट हाँ एट द मैक्सिमम 14 दिन की मिलती है। अगर उन 14 दिनों में अगर आप उस क्रिमिनल को मारते हो या पीटते हो और वो अगर प्रूफ कर देता है कि मुझे पुलिस के द्वारा मारा गया, तो पुलिस जो भी पर्सन होगा उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो प्रोसीजर है, किस तरीके से वो क्राइम करा गया और उस क्राइम को पूरा कैसे डिस्क्राइब करना है, ठीक है, वो किस तरीके से पूरा केस चलेगा, उसकी चर्चा है सीआरपीसी। जैसे बहुत सारे रेप्स वगैरह होते हैं तो उस पे जैसे जो भी चलता है वो 10 साल का 12 साल का, जो कि हमारे इंडिया का सबसे गंदा सिस्टम है। हमें अगर देखा जाए तो हमारे कोर्ट का सबसे गंदा सिस्टम। और बट इसमें कोर्ट की भी गलती नहीं है, क्योंकि पूरे देश में कोर्ट कितने से और केस कितने, अभी तक कम से कम भी 4 से 5 लाख जो केस हैं वो पेंडिंग पड़े होंगे, जो कि सिर्फ रेप से रिलेटेड होंगे, ठीक है। और उसका रीजन है क्योंकि कोर्ट बहुत कम है, और सरकार को देखना चाहिए कि कोर्ट जो है उनको बढ़ाना चाहिए। जैसे कि अगर एक स्टेट है तो उसमें हाई कोर्ट एक ही होगा, कईयों में 2, कोशिश करोगे उसमें 3-4 हाई कोर्ट दे दिए जाए। और हम एग्जाम्पल यूपी की, इलाहाबाद में उसका हाई कोर्ट है, 2 हाई कोर्ट है उसमें यूपी में। बट यूपी की आबादी अगर आप देखो तो कितनी आबादी है, तो कम से कम 3-4 कोर्ट तो चाहिए वहां पे, जो कि हाई कोर्ट की एज हाई कोर्ट की ब्रांचेस हो। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी ब्रांच को ओपन कर सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों इसको मद्देनजर नहीं रखा जाता, इसके ऊपर चर्चा नहीं की जाती कि किस तरीके से कोर्ट को इस पे जो डिसीजन है इन पे तुरंत वो जो भी अगर आपका वर्डिक्ट है वो दिया जाए। इतना लंबा लंबा केस जो कि रखा जाता है और उसकी वजह से लोगों को, ठीक है, जिसके साथ जिसने करा है उसके तो कोई चक्कर नहीं, बट जिसके साथ हुआ है कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, तो उसके लिए जो बात है वो छोटी नहीं होती है, और उसके लिए इतनी देर तक 10 साल वेट करना, ठीक है। और ये सब कुछ जो है, सो हमारी गवर्नमेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ ऐसी चेंजिंग करनी चाहिए जो इस चीज से रिलेटेड हो, और ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी हत्या, उनकी जो भी आप हत्या करो या फिर उनको मृत्युदंड दो। मेरे हिसाब से तो हत्या ही कर दो उनकी, और तो बेटर है। बट हम ऐसा कह नहीं सकते क्योंकि हमें कानून को फॉलो करना होता है। सो बिना कानून को फॉलो करें हम कोई भी चीज नहीं दे सकते। जैसे कि जो अभी यूपी में बहुत सारे केसेस हुए 2-3, जिसमें कि एक रेपिस्ट को मार दिया गया, फिर उसके बाद 1-2 और हुए जिसमें कि इनकाउंटर किया गया। वैसे इनकाउंटर करना सही है कि गलत वो आप अच्छे से जानते होंगे, और हमें भी कमेंट करें कि अगर सही है कि गलत है, हम उस पर नहीं जाएंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि कानून को फॉलो करना जरूरी है। हर कोई अगर इसी तरीके से इनकाउंटर और मारता रहा तब तो वही हो गया कि आंख के बदले आंख, तो वैसा सिनेरियो तो नहीं चल सकता देश में, और देश को इस तरीके से नहीं चलाया जा सकता। तो इस चीज को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि जो केसेस हैं उनको मतलब कानून की नजरों की तरफ से और कानून में उनको प्राथमिकता दी जाए और उस तरीके से उनको लड़ा जाए, ताकि आपको। लेकिन एक सीन और है कि मेन चक्कर ये है कि टाइम जो है वो बहुत ज्यादा। सो गवर्नमेंट को इस चीज पे जो कि अपनी नजर को रखना चाहिए कि किसी तरीके से हम इन केसेस को कम करें। जजेस की जो अभी 34 जजेस हैं, तो उनकी मात्रा जो है उन्हें बढ़ाया जाए, ठीक है, और कोर्ट्स को जो है और भी कोर्स लाए जाए हमने, ठीक है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का क्या काम था वो हमने समझा। आईपीसी जो इंडियन पिनल कोड था उसमें सेशन से वो हमने समझा। जो हमारा सिविल कोड प्रोसीजर था, ठीक है, प्रोसीजर कोड था, उसे हमने समझा। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, इन तीनों से कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लगा। सीपीसी हमने देखा सिविल है, ठीक है। इंडियन पिनल कोड में क्रिमिनल के जो उनको पुनिश किया जाए उसकी बात है, और जो उसमें बात करिए हमें सीआरपीसी में वो किस तरीके से वो प्रोसीजर चलेगा उसकी बात है। और कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था वो 1973 में आया था, ठीक है। इसको भी हम याद रखेंगे कि 1973 में जो हुआ, 1973 में इसका ड्राफ्ट बना, 1974 से जो लागू हुआ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। उसके बाद हम एक और चीज देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इन सबसे कैसे अलग है, ठीक है। जैसे हमने देखा कि जो जितने भी हमने आईपीसी पढ़ा, क्रिमिनल सीआरपीसी पढ़ा, उसमें क्या है कि वो आपको क्राइम करते हो उसको डिस्क्राइब किया जाता है, किस तरीके से उसका प्रोसीजर चलेगा और किस तरीके से उसकी पनिशमेंट होगी उसकी बात है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है,
कि देश कैसे चलेगा। उसमें क्या था कि जो क्राइम होगा उसको किस तरीके से डिस्क्राइब करना, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, क्राइम से पहले की जो घटनाएं हैं, जैसे कि हम इसमें देखते हैं आर्टिकल्स हैं। जैसे कि सबको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, 1950 में, ठीक है, 26 जनवरी को यह लागू हुआ। बना कब था, 26 नवंबर 1949 में, 26 नवंबर 1949 में ये बना था, और 26 जनवरी 1950 में योगी ये पारित हुआ, ठीक है। रिपब्लिक डे है, रिपब्लिक डे हमेशा मनाते हैं। रिपब्लिक का मतलब कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, हेड ऑफ द कंट्री जो है वो प्रेसिडेंट होंगे, और उनकी जो इलेक्शन की बात है उसको हम बोलते हैं रिपब्लिक। सो आर्टिकल है इसमें कितने, 395 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है, 12 शेड्यूल्स हैं, प्रियम्बल है, और टोटल इसमें 22 पार्ट्स हैं, जिसमें कि 395 आर्टिकल्स हैं। उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमने देखा कि इंडियन पिनल कोड में क्या था, कि इंडियन पिनल कोड में क्या था, हमारे पास धाराएं थी, सेक्शंस थे, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास आर्टिकल्स हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है अपराध होने से पहले की जितनी भी किस तरीके से हमें रहना है, कौन कौन सी हमें सुविधाएं, जैसे कि हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी चर्चा किसमें है, कॉन्स्टिट्यूशन में, कि हमारे पास ये वाले फंडामेंटल राइट्स हैं। बट अगर कोई फंडामेंटल राइट्स को हार्म करता है, कहां पे जाएंगे हम, कोर्ट में। और कोर्ट में किसके थ्रू, आईपीसी। जैसे कि फंडामेंटल राइट है मेरा कि मेरी जो भी पोस्ट होंगे, मेरे फोटोज वगैरह, मेरी वीडियोस जो भी होगा, ठीक है, मेरी परमिशन के बिना कोई भी किसी और को नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल मेरा से खड़ा, मैं खड़ा हूं और मेरा फोटो, या फिर मैं जैसे ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मेरा लेक्चर किसी और चीज पे कोई डाल दे बिना मेरी परमिशन के, तो उस पर कॉपीराइट का ऑप्शन आ जाएगा। वैसे अगर कोई मेरे फोटोज, मेरी पिक्स किसी और को सेंड करता है, ठीक है, और मेरी जो है, मेरा जो फंडामेंटल राइट्स है वो हर्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे आजादी है कि मैं कुछ भी करूं, मतलब मैं आजादी सिर्फ इस चीज की कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूँ, बट मेरी तरफ से जो चीजें होंगी वो किसी और को हार्म ना करे। तो अगर किसी और के पास भी आजादी है वो भी कुछ कर सकता है, बट अगर वो मेरी कुछ पिक्स वगैरह अगर किसी रिलीज करता है तो किसके लिए प्रॉब्लम है, कि मेरे लिए प्रॉब्लम होगी, तो मेरे इसने फंडामेंटल राइट को हर्ट करा। सो आजादी सिर्फ इस चीज की कि आपको आजादी है, बट आप किसी और के फंडामेंटल राइट्स को हर्ट नहीं कर सकते। सो उसने क्या करा, मेरे फंडामेंटल राइट्स हर्ट करे। सो आईपीसी के किस सेक्शन के थ्रू, 66 ई के थ्रू, ठीक है, मैं जाऊंगा कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में, या फिर हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जहां भी जाऊंगा। सो वहां पे केस चलेगा किसके थ्रू, सीआरपीसी, सीआरपीसी के थ्रू कोर्ट चलेगा, कोर्ट में केस चलेगा, जो प्रोसीजर होगा वो सीआरपीसी का फॉलो होगा। मैं किसके थ्रू, 66 ई की तरफ से जाऊंगा पिनल कोड में, ये जो धारा है इसके थ्रू मैं हाई कोर्ट में वो करूंगा, और मुझे इसकी पावर कौन देता है, फंडामेंटल राइट्स, जो कि पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, जो पहले क्राइम होने से पहले किस तरीके से हमें रहना है, कौन कौन से हमें सुविधाएं दी जाएंगी, वो सब कुछ में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है 395 फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। डीपीएसपी, जिसके लिए कि हम डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 13 के थ्रू, आर्टिकल 19 अगर उसमें से कोई हार्म होता है, 32। सो इतने सारे आर्टिकल्स हैं, इनके थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सो ये हमें परमिशन देते हैं सुप्रीम कोर्ट जाने की, ठीक है। आईपीसी हमें बोलती है कि हम इस केस को इस तरीके से चलाएंगे, ठीक है, ये धारा लगेगी, और सीआरपीसी उसका जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा 395 आर्टिकल्स हैं, जैसे कि इमरजेंसी प्रोविजन करे, और इमरजेंसी अगर आप देखोगे जैसे कि यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, ऐसे केसेस होते हैं, बस इंदिरा सहानी, फिर इंदिरा गांधी का केस हुआ जो कि जबलपुर में, ठीक है, बस डीएम ऑफ जबलपुर। सो इमरजेंसी के टाइम पे कुछ ऐसे केसेस थे जो कि हमें देखने को मिले, और बहुत सारे और भी केसेस होते हैं। सो हम बात करते हैं किसकी, जैसे कि हमने देखा सीआरपीसी, उसकी आईपीसी की, और सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, और कॉन्स्टिट्यूशन की, तीनों में ही जो कि जो आईपीसी है और सीआरपीसी और सीपीसी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास नहीं है। कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में है, कॉन्स्टिट्यूशन में उन चीजों को रखा गया है जो कि हमें सुविधाएं देंगी, किस तरीके से हमें कंट्री को गवर्न करना है, किस तरीके से कंट्री को रन करना है, कौन कौन सी उसमें चीजें होंगी, किस तरीके से पर्सन को बिहेव करना है, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होंगी, फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, इमरजेंसी क्या होगी, फाइनेंशियल बजट, और इन सब चीजों की चर्चा होगी। बट वही अगर कोई अपराध होता है तो उसके लिए आईपीसी है, और अगर सिविल लेवल पे होता है तो उसके लिए सिविल कोड प्रोसीजर है, ठीक है, प्रोसीजर कोड है, और उसमें किस तरीके से चलेगा उसको हम सीआरपीसी में सब समझते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे, हमने 2-3 चीजें इसमें देखी कि सीआरपीसी को आपको पता चल गया कि प्रोसीजर है। हमने देखा है कि देखी कि सिविल जो कोड है, तो सिविल कोड में हमने 2 चीजें देखी कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो क्या है, और हिंदू पर्सनल लॉ क्या है। इन दोनों पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट, कि हिंदू पर्सनल लॉ में क्या क्या है और किस तरीके से इसको हम डिफाइन करते हैं, और मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या क्या है और उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, और साथ में समझेंगे आईपीसी को, ठीक है। आईपीसी की कुछ धाराएं हैं इंपोर्टेंट, जो धाराएं सारी तो नहीं पढ़ेंगे 312, ठीक है, पर कुछ कोशिश करेंगे उसमें से जो भी 30-40 जो भी होंगे उनको समझने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जिनके बारे में हम सुनते हैं, हमारे साथ जो भी घटनाएं होती हैं उसके बेसिस पर। और रही बात कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स की, उसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, जैसे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अपना शेड्यूल्स पढ़े आज, ठीक है, शेड्यूल्स के साथ साथ
अब हम प्रेम्बल पढ़ेंगे और उसके बाद हम आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे। जितने भी आर्टिकल्स हैं 1 से लेकर 395 आर्टिकल्स और पार्ट 22 के 2 पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।